Hello everyone. Now we will continue with question number 12. Okay. Question number 12 says 4x square plus 2x plus 5. इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 2x plus 5 to be a factor of x raised to the power 4 plus alpha x square plus beta. Then we have to find the value of alpha and beta. Beta, first of all try to understand the concept behind this question. देखो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अगर ये वाला पॉलिनोमियल इसका एक फैक्टर अच्छा होने के लिए इस वाले पॉलिनोमियल को इसका मतलब इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर होने के लिए आपको क्या निकालना है एल्फा और बीटा की वैल्यू। तो एक बात मुझे सोच के बताओ, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। 2 जो है क्या वो 6 का फैक्टर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर? इसका मतलब ये है कि जब मैं 2 को 6 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए 0। तो मैं कह दूंगा कि 2 6 का क्या है एक फैक्टर। ठीक उसी तरीके से अगर आपको ये कहना है कि ये जो आपका px है, ये जो पॉलिनोमियल है, अगर ये इस दूसरे पॉलिनोमियल का मान लो इसका नाम दे दिया मैंने sx, अगर ये इसका फैक्टर कहलाना चाहता है, ये चाहता है कि मैं इसका एक फैक्टर बनूं, तो इनडायरेक्टली ये क्या कहना चाह रहा है मालूम है कि जब मैं इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करूं किसको sx को, तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए। भाई ये इसकी शर्त है, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा, पर इसको इसका फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए। तो उस केस में इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखते हैं हम। ठीक है, मैंने पहले वाले वीडियो की लिंक के उसमें पहले वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिवीजन एल्गोरिथम का एक लिंक डाला है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 में आप डिवीजन एल्गोरिथम सीखोगे, तो वहाँ से आप जाके डिवीजन एल्गोरिथम सीख सकते हो। ठीक है, तो इसको इससे मैं डिवाइड करता हूँ, मैं यहीं करते हैं, यहाँ हो जाएगा। देखो पॉलिनोमियल क्या है मेरा, जो मेरा डिवाइजर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो मुझे डिवाइड किसको करना है बेटे, x की पावर 4 प्लस एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा। कोशिश करा करो हर क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन के पीछे का मतलब समझो। जब आप क्वेश्चन के पीछे का मतलब समझ जाओगे ना, तो आप क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मतलब उसकी फ्रेमिंग आपके माइंड में बनना स्टार्ट हो जाएगी कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनना है। ठीक है, अब मैं पहले इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स की पावर 4 प्लस, अच्छा एक्स क्यूब का टर्म तो कहीं है नहीं है, एक्स क्यूब है तो नहीं क्वेश्चन में नहीं। देखो एक्स क्यूब का जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x क्यूब बनेगा। अब आपने देखा यहाँ पे एक्स क्यूब का टर्म कहीं नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस वाले टर्म को इसी लाइन में कॉर्नर में लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे, मतलब इसी के अंदर लेकिन कॉर्नर में। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास 5x स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर का टर्म है प्लस का 5x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके साइन चेंज करेंगे हम, ये तो कटेंगे। अब पहले मैं एक्स क्यूब वाला टर्म लिखूंगा, ठीक है, तो माइनस का 2x क्यूब। अब
जब मैं अल्फा, अच्छा क्या मैं अल्फा एक्स स्क्वायर में से माइनस का 5x स्क्वायर को माइनस कर सकता हूँ? तो आंसर है नो। लेकिन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मालूम है? माइनस, मतलब अगर मैं इसको लिखूँ तो कुछ इस तरीके से लिखूँगा मैं, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर और बचा हुआ टर्म बीटा। अब क्या इस वाले एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है? इसी के नीचे लिख दूं? ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ ऐसे, है ना। माइनस 2x³, इसमें से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा अल्फा माइनस 5x स्क्वायर प्लस बीटा। ऐसे लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, ऐसे सही लग गया है ना। चलो अभी भी ये डिवाइड होगा तो माइनस का 2x माइनस का 2x³। अच्छा क्वेश्चन है ये। माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 10x। x का तो कोई टर्म है ही नहीं मेरे पास, तो मैं अलग से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कोने में जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। साइन चेंज होंगे इसके, प्लस प्लस प्लस, तो ये तो कट देगा। अब इसको हम कैसे लिखें? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले मैं एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखूँगा, है ना, अल्फा माइनस 5 एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से अगर मैं डायरेक्टली कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस बीटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, ये थोड़ा सॉल्व होके मुझे क्या देगा? अल्फा माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस बीटा, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे किससे मैं डिवाइड करूँ? अब मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा अल्फा माइनस 1 से। जब मैं अल्फा माइनस 1 से डिवाइड करूँगा तो अल्फा माइनस 1 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 2x, कुछ इस तरीके से 2 अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 अल्फा माइनस 1। अब आप कहोगे सर इसके नीचे तो जगह नहीं है, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो इसके साइन चेंज कर देते हैं हम, इस वाले लॉजिक को ध्यान रखना। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास? 10x माइनस 2 अल्फा माइनस 1x प्लस 5 अल्फा माइनस 1 प्लस बीटा। अब x वाले टर्म को एक तरफ करके लिख लेते हैं हम, इन दोनों में से अगर x कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बचेगा 10। ये मेरा फाइनल रिमाइंडर बचा है ना। अब मैं अपना डिवीजन रोक दूंगा, 10 माइनस 2 अल्फा माइनस 1 एक्स प्लस 5 अल्फा माइनस 1 प्लस बीटा। इसको इसी के आगे सॉल्व कर देते हैं। चलो तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 एक्स प्लस 5 अल्फा माइनस 5 प्लस बीटा। तो फाइनली जो मेरा रिमाइंडर कायदे से लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा 12 माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस 5 अल्फा माइनस 5 प्लस बीटा। ये मेरा क्या बन के तैयार हुआ? रिमाइंडर, जो यहाँ पे लिखा जाना था, ठीक है। अब मैंने वो सॉल्व करके पूरा यहाँ लिख दिया। अब देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालता हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा था हमसे? क्वेश्चन में ये कह रहा था कि इसको इसका फैक्टर होने के लिए
क्या होना पड़ेगा, अगर मतलब ये कहना चाहता कि मैं इसका एक फैक्टर बनना चाहता हूँ, अगर ये इसका एक फैक्टर बनना चाहता है तो रिमाइंडर से 0 के इक्वल मुझे लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? तो आंसर है हाँ, लाना पड़ेगा। तो अब क्या किया जाए? अब हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, इस वाली वैल्यू को किसके इक्वल रख देते हैं हम? 0 के। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये इसका एक फैक्टर है, अगर ये इसका एक फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। पर उसका सेंस क्या है मालूम है? कि अगर ये इसका एक फैक्टर है तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको मैं किसके इक्वल रखूंगा? 0। ठीक है, तो अब 0 के इक्वल रख के इसको सॉल्व करना सीखते हैं। ट्वेल्व माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस 5 अल्फा माइनस 5 प्लस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब इस टाइप के एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है? देखो, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स 0 और 0 प्लस 0 0। ऐसा क्यों लिखा सर हमने? बात ये आती है ऐसा क्यों लिखा मालूम है? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक x का कोफिशिएंट दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और एक मेरे पास पूरी एक कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है, पूरी कांस्टेंट वैल्यू। तो मैंने क्या करा, राइट हैंड साइड में भी कुछ एक ऐसी फ्रेमिंग कर दी कि वहां से मुझे x का कोफिशिएंट मिल जाए और एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए। क्यों सर? वो इसीलिए जिससे मैं दोनों साइड x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकूं। क्या कर सकूं? x इक्वल टू के दोनों साइड x के कोफिशिएंट को क्या कर सकूं? कंपेयर। ठीक उसी तरीके से कांस्टेंट वैल्यू को भी कंपेयर कर सकूं। इससे मालूम है फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि हम वहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये ऐसी बात नहीं कि ये कोई नया तरीका है, ये तरीके क्लास 7th 8th 9th में हमें सिखा दिए जाते हैं, पर क्योंकि हम गौर नहीं करते हैं तो ऐसा हम उसको फ्रेम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे, नाउ कंपेयरिंग द coefficients of like power of x। तो x की like पावर मतलब हो गया x की पावर 1 और x की पावर 1। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 0। ठीक, 12 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 0। 12 माइनस 2 अल्फा ये वाले x का कोफिशिएंट है और ये 0 क्या है? इस वाले x का कोफिशिएंट। तो यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, विच इम्प्लाइज 12 इक्वल टू 2 अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू 6। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब यहाँ से इसको कंपेयर करना रह गया, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? उसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। फाइव अल्फा माइनस 5 प्लस बीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 0 के। ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर कर दिया है। अब अल्फा की वैल्यू मैंने निकाली थी 6, तो 5 इंटू 6
30, तो ये हो गया 25 प्लस बीटा ई। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई? तो अल्फा की वैल्यू 6 आ रही है मेरी और बीटा की वैल्यू -25 आ रही है। क्या जो ऑप्शन में है? ऑप्शन में 25 है खाली, ऑप्शन में खाली आपका 25 है। कहीं कुछ साइन की एरर हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। एरर क्या निकली थी? वही वाली एरर थी ना, तो माइनस साइन की। हाँ मालूम है एरर क्या थी? जब आप पीछे डिवीजन में देखोगे ना, तो ये वाला टर्म नेगेटिव है, ये टर्म नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। यही वाली एरर थी, है ना? ठीक है, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब सही, अब सही है ना? हाँ वो वहाँ पे मैं माइनस लगाना रह गया था मुझसे। बीटा माइनस फाइव अल्फा प्लस 5, है ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ये सी। अच्छा क्वेश्चन था, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होते हैं, नोट कीजिए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 से पहले 14, 15, 16, 17 कर लें, ये थोड़े छोटे लग रहे हैं। 13 को आराम से करेंगे लास्ट में, क्या बोलते हो? लास्ट में करेंगे, मतलब इस लेक्चर के लास्ट में। तो पहले 14 वाला देख लेते हैं। 14 वाला हमसे क्या कह रहा है? अ रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ हमें दे रखी है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ हमें पॉलिनोमियल की फॉर्म में दे रखी है। और इसका पेरीमीटर गिवन है कितना? 4x³ माइनस 2x² प्लस 4। वी हैव टू फाइंड द ब्रेथ। हमें ब्रेथ फाइंड करनी है इसकी। ये तो बहुत आसान है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पेरीमीटर का फॉर्मूला हम जानते ही है, क्या होता है? क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला? रेक्टेंगल के पेरीमीटर का 2l प्लस d, ठीक है? वैल्यू रख देंगे बस इसमें हम। 4x³ माइनस 2x² प्लस 4 इक्वल टू 2। लेंथ कितनी है हमारी? 2x³ प्लस 5x² माइनस 7, और ब्रेथ हमें निकालनी है। हाँ यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है। अच्छा उस 2 से ये 2 कट आएगा, ठीक है। हाँ ऐसा कर सकते हैं हम। तो इसको कंसाइज करके ऐसे लिखते हैं फिर, 2x³ माइनस x² प्लस 2 इक्वल टू, उस 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या? 2x³ प्लस 5x² माइनस 7 प्लस बीटा। हाँ तो ये वाला टर्म से ये गया, बाकी दोनों को इधर ट्रांसपोज करके कर देंगे। तो 5x² माइनस का 5x² माइनस का x² माइनस का 6x², ठीक है? और माइनस 7 इधर आके प्लस का 7, तो प्लस 9 हो गया ये। तो फिर ये मेरी ब्रेथ हो गई। माइनस 6x² प्लस 9 ऑप्शन में है। हाँ माइनस 6x² प्लस 9 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा मालूम है इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, b इक्वल टू माइनस 6x² प्लस 9 मीटर। ऐसे भी लिखा जाता है। अगर दिस इक्वल टू दिस लिखा है तो दिस इक्वल टू दिस भी पॉसिबल है।
आसान क्वेश्चन था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, आप सबका भी हो गया होगा ये। अच्छा, आप तो ऑनलाइन वाले हो तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेता है, बोतल तो नीचे रह गई, पानी लेते हैं। ठीक है 15 पे आते हैं। 15 क्या कह रहा है हमसे, राघव हैड इतने रुपीस, मतलब रुपीस, अब हमें सारी चीजें पॉलिनोमियल की फॉर्म में दे रखी हैं। राघव के पास टोटल अमाउंट कितना है, सिक्स एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, और इतनी शर्ट्स वो बाय करता है। नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी बाय करता है वो, 4x स्क्वायर प्लस 3 शर्ट्स, ठीक है। द प्राइस ऑफ ईच शर्ट, कॉस्ट ऑफ ईच शर्ट वो कितनी है हमारे पास, x प्लस 5। देन हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद राघव, राघव के पास कितना रुपया बचा, मनी लेफ्ट वो निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक लॉजिक समझें, बहुत अच्छा लॉजिक है। जैसे मान लो आप मार्केट में 1000 रुपीज लेके गए, ठीक है, सेल में गए आप एक मंडे बाजार में, वहां पे आपको ये दिखा कि एक टी शर्ट या फिर शर्ट मान लो 80 रुपीज की है, एक, ठीक है, और आपने ऐसी 5 टी शर्टें खरीद ली, तो आपने टोटल कितना रुपया टी शर्ट वाले को दे दिया, 400। अब आपके पास बचा कितना, ऑब्वियसली बात है 600, लेकिन वो 600 आपने निकाला कैसे, ये सबसे बड़ी बात है जानने वाली। तो आपने 600 निकालने के लिए 100 में से 400 वो 1000 में से 400 को माइनस कर दिया, तो 600 मेरे पास क्या था, रिमेनिंग अमाउंट था। इस लॉजिक को यहां लगाओ, देखो कैसे, राघव के पास टोटल अमाउंट है ये, उसने इतनी शर्ट्स खरीदी, एक शर्ट की कॉस्ट इतनी है, तो पैसा कैसे बचाएगा वो, अगर मान लो एक शर्ट की कॉस्ट इतनी है, ये वो इतनी शर्ट्स खरीद रहा है ऐसे, तो शर्ट्स में वो पैसा कितना उड़ा रहा है ना। ना एक हमें लॉजिक समझ में आया कि अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों कर रहा हूं, जिससे मुझे ये समझ में आ जाएगा कि उसने शर्ट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट किया। तो अमाउंट टू बी गिवन फॉर शर्ट्स, वो कैसे निकालेंगे हम, 4x स्क्वायर प्लस 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x प्लस 5 से करो, तो मिलेगा मुझे 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 50। ठीक है, ये मेरे पास वो पैसा है जो ये वो रुपया है जो वो टी शर्ट्स में उड़ा दिया उसने। अब अमाउंट लेफ्ट, अब वो लेफ्ट जो अमाउंट उस पर बचेगा वो कैसे आप फाइंड करोगे? बिल्कुल इस टोटल अमाउंट में से टी शर्ट में दिए हुए अमाउंट को माइनस कर देंगे। अमाउंट लेफ्ट विद राघव, चलो करो माइनस। तो 6x³ प्लस 2x² प्लस 3x में से मैं क्या माइनस कर दूंगा? इसको, तो इसको माइनस करूंगा सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 4x³ माइनस 20x² माइनस 3x माइनस 50। ठीक है, चलो कितना बच रहा है? ऑप्शन में कुछ आ रहा है 2x³ लिखता हुआ, हाँ 2x³ माइनस 18x², 3x से 3x गया माइनस 50। ये अमाउंट बचा उसके पास 2x³ माइनस 18x² माइनस 15, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप इस लॉजिक से इसका ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बेटे कि ये लॉजिक खाली इसी क्वेश्चन के लिए, ऐसे कई लॉजिक्स आपको अलग अलग क्वेश्चन के लिए भी बनाने पढ़ सकते हैं। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड आउट करना और कोशिश करना अपना फॉर्मूला बनाने की। ठीक, जब आप अपना फॉर्मूला बनाओगे तो आप आंसर की फ्रेमिंग बड़े आराम से कर सकते हो। नॉट फॉर IMO, फॉर योर एकेडमिक्स ऑल्सो। ठीक है, और इसका फायदा क्या होता है? इससे हम 100 आउट ऑफ 100 बड़े आराम से बना सकते हैं और बनाए भी हैं। नाउ वी कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16। वाला क्या कह रहा है? 16 वाला थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। हमारे पास दो कंटेनर हैं, उन दोनों कंटेनर का जो वेट है वो लीटर में है, और वो जो वेट वो जो दे रखा है वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में दे रखा है। जैसे ये मेरे पास कंटेनर 1 है और ये मेरे पास कंटेनर 2 है। इसका जो लीटर दे रखा है वो दे रखा है 2x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 3 लीटर। ठीक है, और इसका लीटर दे रखा है 4x³ माइनस 2x² प्लस 6x माइनस 3 लीटर। आपको क्या बताना है? व्हाट इज द बिगेस्ट मेजर दैट कैन मेजर बोथ क्वांटिटीज एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या है मालूम है? आपको एक ऐसे कंटेनर का मेजरमेंट बताना है, एक ऐसे कंटेनर का लीटर बताना है, सच डेट कि जब मैं उस कंटेनर से इस कंटेनर में से दूध निकालता जाऊं पूरा भर के, तो लास्ट में जो इसमें दूध बचेगा आखिरी, और जब मैं उस दूध को इसमें पोर करूंगा मतलब डालूंगा, तो दूध पूरा लबालब भरना चाहिए। जैसे आप दूधिया को देखते होंगे, उसके पास एक बड़ा वाला कंटेनर होता है, उसके बाइक पे एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है, और उसके हाथ में जो लीटर वाला कैन होता है वो बहुत छोटा होता है। किसी के पास 250 ml का भी होता है, किसी पे 500 ml का होता है, एक पे 1000 ml का होता है, किसी पे 2000 लीटर का होता है, सॉरी लीटर का 1000 लीटर का। ठीक है, 1000 लीटर नहीं, सॉरी 1000 ml या फिर 1 लीटर का पूरा कैन होता है। ठीक है, तुम कंफ्यूज कर रहे हो। अच्छा, तो जब आप देखते हो मालूम है, जब वो पूरा दूध निकालता है, जैसे वो जब वो पूरा उसमें पोर करता है तो पूरा ऊपर तक भरता है और तब आपके बर्तन में डालता है। इसी तरीके से इसमें से दूध निकालता गया, जब आखिरी में दूध बचा, जब वो उसमें डाला तब भी दूध पूरा भरा। तो मालूम है इसका मतलब क्या होता है? कि ये इसको एग्जैक्टली मेजर कर रहा है। बोले तो इसका जो लीटर होगा वो उसको एग्जैक्टली
डिवाइड करेगा। सेम कॉन्सेप्ट इज फॉर दिस कंटेनर ऑल्सो। तो आपको इन दोनों का एक ऐसा कॉमन सा एक कंटेनर का लीटर बताना है कि जब मैं इससे इन दोनों को डिवाइड करूं तो वो एग्जैक्टली डिवाइड होने चाहिए। अब आपको थोड़ा दूध वाला बनना पड़ेगा, तब कहानी बनेगी। तो मालूम है उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इसका HCF निकाल लें। अब इसका HCF निकालना हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, पर अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो इसको पॉसिबल बना सकते हैं। मालूम है कैसे? क्या ये फैक्टराइज हो सकता है? अगर मैं देख पा रहा हूं तो, क्योंकि ऑप्शन बेस पे अगर मैं जाऊंगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। मालूम है क्या? क्वेश्चन बनाने वाला भी इतना चालू है, वो ये जानना चाह रहा है कि क्या आप इनको फैक्टराइज करके इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। देखते हैं। मुझे तो दिख रहा है, मैं यहाँ से 2x² कॉमन ले लूँगा तो मुझे यहाँ से बचेगा x + 1, और यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा x + 1। अरे बाप रे, तो फैक्टराइज हो गया। तो 2x² + 3, और यहाँ से बचा x + 1। अब इसको ये देखते हैं हो पाता है या नहीं। इसमें से 2x² कॉमन आ रहा है और यहाँ से बचेगा आपका 2x - 1 + 3। ओके, अरे वाह। अब मालूम है अब हम इसमें क्या चीज़ देख पा रहे हैं। अब हम इसका HCF बड़े आराम से नहीं बता सकते। मालूम है इसका HCF क्या होगा? 2x² + 3। 2x² + 3 क्यों? 2x² + 3 दोनों में आ रहा है, तो मालूम है क्या कि 2x + 3 का 1 लीटर इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। जैसे अगर मैं इस वाले को 2x + 3 से डिवाइड करूं तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा और क्वोशिएंट आएगा x + 1। ठीक इसी तरीके से जब मैं 2x + 3 लीटर से इसको डिवाइड करूंगा तो ये भी रिमाइंडर 0 देगा और क्वोशिएंट क्या बचेगा? 2x - 1। इसीलिए जो मेरा HCF आया इसका वो आया 2x + 3 लीटर, और ये है ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें ये कहानी छिपी हुई है। मैं एक काम करूंगा, पूरे लेक्चर के एंड में एक क्वेश्चन तो पहले मैंने दिया था आपको गिफ्ट वाला, एक क्वेश्चन और दूंगा। उसमें गिफ्ट नहीं है, वो आपको अपनी तरफ से ट्राई करना है वो 10 के बेसिस पर ही। तो देखते हैं उसका आंसर कितने बच्चे बताते हैं ऑनलाइन में, नॉट फॉर ऑफलाइन, वो तो तुम लोग कर ही चुके हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? चाहो तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके आप समझ सकते हो बड़े आराम से। नाउ वी कम्स टू क्वेश्चन नंबर 17। उससे पहले थोड़ा सा पानी पियेंगे, बहुत प्यास लग रही है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? एक रेक्टेंगुलर पार्क है और उसका लेंथ हमें दे रखा है 3x² + 2x मीटर, और उसकी जो ब्रेथ है वो हमें दे रखी है 2x³ - 3 मीटर रेस्पेक्टिवली दे रखा है। इसका मतलब पहले केस को पहले से सेटिस्फाई करूंगा और दूसरे को दूसरे से। कल सीखा था हमने रेस्पेक्टिवली का मतलब। पर लेकिन आपको जो इसका एरिया बताना है वो बताना है एट x = 3 पर। मतलब आपको जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 3 रख के फिर इसको सॉल्व करना है। तो ठीक है, वैसे तो एरिया जानते ही क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L × B, है ना? तो रख लो
जैसे लेंथ में 3 और 3 स्क्वायर प्लस 2 और ब्रेथ में रखूँगा 2। ओके, तो 3 3 ज़ा 9, 3 27, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 27, 27 दूनी 54, 54 माइनस 3, 7 से 33 और 61। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 3 ज़ा 15, 5 165 और 33, 1683 ऑप्शन में है 1683 मीटर। आसान था क्वेश्चन ये वाला, तो है ना। इस तरीके से हमने इसका एरिया फाइंड करा है। आपने मालूम है, अच्छा आपने एक चीज देखी, यहाँ पे अमाउंट भी पॉलिनोमियल में दे रखा, लेंथ भी, ब्रेथ भी और एरिया भी पेरीमीटर तक पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ गया। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल इन द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं हॉट्स क्वेश्चन कवर करूंगा 18, 19, 20। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Akshay's father has given him money to buy some apples from the market at the rate of x square minus 5x plus 6 per apple। मतलब एक एप्पल की कॉस्ट हमें दे रखी है। इस लाइन में हमें ये समझ में आया कि कॉस्ट ऑफ वन सेब, एक सेब की कॉस्ट क्या दे रखी है हमें? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। टोटल अमाउंट उसके पिताजी ने उसको दिया कितना? उसके पिताजी ने उसको टोटल अमाउंट कितना दिया? 4x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? फाइंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी ही शुड हैव, so that he is able to buy exact number of apples from the market। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एप्पल्स। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एप्पल्स का मतलब मालूम है क्या? कि इसको एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल समझाते हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एप्पल, इसका मतलब समझते हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ वन एप्पल, अगर मान लो एक सेब की कॉस्ट मुझे पता है और मैं टोटल एप्पल से उसका मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास ऑब्वियसली बात है टोटल कॉस्ट आ जाएगी, राइट? अच्छा, मेरे पास कॉस्ट ऑफ वन एप्पल गिवन है, हाँ है। टोटल कॉस्ट गिवन है जो अक्षय के पिताजी ने उसको दी। ठीक है, बहुत गर्मी है भाई यहाँ पे, है ना। तो टोटल एप्पल की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? टोटल सेब कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ वन एप्पल, राइट? अगर, अब एक बात ध्यान से समझना, अगर टोटल कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ वन एप्पल एग्जैक्टली डिवाइड करता है तभी तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेब निकलेंगे। क्या मतलब? एक कॉमन सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो टोटल कॉस्ट मेरे पास है, मेरे पास 1000 रुपए हैं टोटल, और अगर एक सेब 50 रुपए तो बहुत महंगा हो गया, एक सेब मान लो 10 रुपए का है,
तो अब बताओ टोटल सेब कितने निकल सकते हैं? ऑब्वियसली बात है 100 सेब आ जाएंगे। इसको बोला जाता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एप्पल्स। बोले तो जहां पे टोटल कॉस्ट को डिवाइड करें जब हम किससे, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल से, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। इसको बोला जाता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एप्पल्स। तभी तो 22 एप्पल्स हमारे पास पूरे मिलेंगे 100। और यहीं पे मान के चलो अगर मेरे पास 1000 रुपए हैं मान लो, और अगर मैं इसको सपोज मैं कहूँ कि एक एप्पल 30 रुपीज का है मान लो, तो क्या आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ एप्पल्स बता सकते हो? कभी नहीं। कैसे? मान लो 0 से 0 गया, 3 से मैं 100 को डिवाइड करूँ, करते चले जाओ, डेसिमल में पहुंच गया, क्या 33.33 एप्पल्स खरीदोगे? ये एग्जैक्ट नंबर नहीं हुआ, पर ये एग्जैक्ट नंबर बन सकता है। मालूम है कैसे? कि जो इसका ये रिमाइंडर आया है, अगर मैं इस रिमाइंडर को इस डिविडेंड में से माइनस कर दूं, जो कि होता है, तो मैं कह दूंगा कि ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एप्पल्स ऐसे आ सकते हैं। अब वो सीखते हैं कैसे। पहले तो बताओ कहानी समझ में आई है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एप्पल्स का मतलब क्या है? कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना? तो देखते हैं क्या इसमें रिमाइंडर 0 आता है। पहले इसको फ्रेम करें इसी के तरीके से, 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को हमें डिवाइड करना है किससे? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से। ये आपका फॉर्मूलेट हो गया, और ये आपने फॉर्मूलेशन खुद किया है अपने पास से, ठीक है? तो उसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि डिवाइड होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में बड़े बड़े आंसर दे रखे हैं। नहीं हो रहा ना डिवाइड? रिमाइंडर बच रहा है कुछ? हाँ तो बचेगा। तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से फोर एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। मुझे इसको डिवाइड करना है, डिवाइड नहीं हो रहा है, कुछ रिमाइंडर बच रहा है। तो एक काम करो, उस रिमाइंडर को माइनस कर दो, उस रिमाइंडर को माइनस कर दो डिविडेंड में से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि फिर टोटल नंबर ऑफ सेब कितने आएंगे। चलो देखते हैं। 4x स्क्वायर से पहले होगा है, तो 4x की पावर 4, 5 4 20 माइनस 20x क्यूब 6 चौक 24 प्लस 24x स्क्वायर। देख लेना पहले की तरह कहीं साइन मिस ना हो जाए। 5 4 20x तो ये हो जाएगा 22x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो प्लस 22x तो 5 110 माइनस का 110 एक्स स्क्वायर 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और 1 13 132x प्लस माइनस प्लस 110 में से 26 गए, 10 में से 6 गए 4, ठीक है। फिर उसके बाद 10 में से 2 गए 8, माइनस 131x, ये तो गया पूरा।
तो कटेगा, हाँ ये अभी भी होगा, प्लस का 84 माइनस 5 4 20, 5 8 40, 42x 420x प्लस अच्छा वो कांस्टेंट वैल्यू है ना, ठीक है। 6 4 24, 2 6 8 48, 55 0 4, तो प्लस का 420, 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, 11 में से 3 गए 8 और 3 11, 3 में से 1 गया तो 289x माइनस 50, रिमाइंडर बच रहा है ये। इसका मतलब अगर रिमाइंडर बच रहा है तो मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ एप्पल्स को नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर मैं इसमें से, इस डिविडेंड में से रिमाइंडर को हटा दूं, जैसा पहले मैंने एग्जाम्पल में सीखा था, तो मेरे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ एप्पल्स बन सकते हैं। तो माइनस करना पड़ेगा फिर, तो माइनस करो, माइनस करके बताओ। भाई बहुत प्यास लगती है। एक बार देख लेंगे गड़बड़ तो नहीं हुई है भाई पहले की तरह। हाँ देखो हो गई नहीं हो गई, इसको उससे मल्टीप्लाई करा, -1 तो है ही नहीं, तो फिर कैसे कट आएगा, कटेगा ही नहीं, यहाँ पे आया ही नहीं है, माइनस आ कटेगा ही नहीं, यहाँ पे देखा एरर निकल गई। क्यों तुम बता नहीं सकते थे एरर आ रही है? -505 हो जाएगा यहाँ पे। अब माइनस करके देखें, नहीं कर लें माइनस, ऊपर ही करते हैं, ऊपर ही कर देते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे मत करना, आप लोग अलग से माइनस करना, मैं ऊपर ही टाइम बचाने के लिए, मतलब टाइम और थोड़ा सा जगह बचाने के लिए कर देता हूँ मैं। माइनस के बाद साइन चेंज हो जाएंगे ना दोनों के, तो ठीक है। फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, हाँ एक्स माइनस 287x है, माइनस आएगा प्लस आएगा 287, ओ सॉरी 288 एक्स माइनस का ये बच रहा है मेरे पे। अब मालूम है अगर मैं इस वाले को इससे डिवाइड करूँ तब रिमाइंडर मेरे पे 0 आ जाएगा, और ये ऑप्शन में कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको डिवाइड करना, और फिर से जिसको डिवीजन नहीं आता है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 में डाल दिया है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में डिवीजन आराम से मिल जाएगा और आप सीख सकते हो। नाउ यू हैव टू वेट फॉर पार्ट 3 in which I will cover question number 18, 19 and 20, ठीक है। जब तक आप इन क्वेश्चंस को सीखें आराम से और एंजॉय करें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच ऑल।